नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़, आपके सम्मुख अर्थशास्त्र को बिल्कुल साधारण तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यद्यपि मेरे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को इतना सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, इतना सामान्य बना रहा हूँ कि तमाम वे लोग जो अर्थशास्त्र का उपयोग अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन एक शास्त्र के रूप में इन्होंने कभी इसे पढ़ा नहीं, उन सारे लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही आनंददायी होगा। आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र एक परिचय, और इस परिचय के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र अध्ययन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, क्यों अर्थशास्त्र पढ़ा जाए, ये स्वाभाविक प्रश्न जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आ सकता है, उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यद्यपि ये माना जाता है कि 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। लेकिन क्या अर्थशास्त्र इस परिभाषा के कारण ही पैदा हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि नहीं, अर्थशास्त्र का जन्म तो तभी हो गया जब मानव का जन्म हो गया, और मानव की इच्छाएं, आवश्यकताएं जब उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो गईं, तो चुनाव का प्रश्न उत्पन्न हो गया कि कौन सी इच्छा को सीमित साधनों से पहले पूरा करें और कौन सी इच्छा को बाद में पूरा करें। यह चुनाव की समस्या ही अर्थशास्त्र को जन्म देती है। यानी अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र को चुनाव का शास्त्र कह सकते हैं। इस तरह से अगर आप गौर करेंगे तो मानव सभ्यता के साथ साथ ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। यद्यपि इसे परिभाषित 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने किया, लेकिन इसका जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ। अब अगर हम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हमारे पास कई सोपान हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के। कुछ प्रारंभिक परिभाषाएं जो धन पर आधारित हैं, और फिर धन के बाद कल्याण पर आधारित परिभाषाएं हैं, और फिर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसके आधार पर परिभाषाएं हैं, और साथ ही साथ विकास केंद्रित परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे धन संबंधी परिभाषा पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को डिफाइन किया, परिभाषित किया कि क्या है अर्थशास्त्र। उन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है।
इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उस समय की काल, उस समय की परिस्थितियां, उस समय के घटनाक्रम अर्थशास्त्र को धन के रूप में या धन के कारणों की खोज के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा उस समय के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे ये केवल धन के बारे में चर्चा करती है, इसका संबंध किसी भी मानव की इच्छा की पूर्ति या उसके कल्याण से बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह परिभाषा प्रारंभिक परिभाषा थी। आगे चल करके प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को कल्याण शास्त्र के रूप में परिभाषित किया और लिखा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। इसको अगर इंग्लिश वर्जन में हम कहेंगे तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. तो ये पहली बार अर्थशास्त्र धन की परिभाषा से बाहर निकला और कल्याण और विशेषतः मानव के कल्याण से जुड़ा, जो शायद इसका वास्तविक कार्य है। मार्शल ने इसे मानव के कल्याण से जोड़ा और मानव के कल्याण के लिए ही अर्थशास्त्र है और उसका अध्ययन किया जाता है। यह एक अर्थशास्त्र की उन्नति है, एक दूसरा स्टेज है। तो निश्चित तौर पर पहली परिभाषा से ये दूसरी कल्याण की परिभाषा ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं हम प्रोफेसर रॉबिन्स की वैज्ञानिक अवधारणा के बारे में। प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को किसी कल्याण और किसी अकल्याण में नहीं बांधते हैं। वो इस बात की आलोचना करते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ कल्याण और अकल्याण से तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता पर जोर दिया। उन्होंने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की एक वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत की। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मैं समझता हूँ कि इसके पहले हमने जो दो परिभाषाएं अर्थशास्त्र की पढ़ी, वो दोनों परिभाषाओं से यह परिभाषा श्रेष्ठतम परिभाषा है। रॉबिन्स ने और कुछ नहीं किया, अर्थशास्त्र को कल्याण के शास्त्र से बाहर निकाला और यह बताने की कोशिश की कि अर्थशास्त्र का संबंध किसी कल्याण से नहीं है, वरन वह एक विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों
और मानव की असीमित इच्छाओं को संतुलन प्रदान करने की कोशिश करता है। तो इस अर्थ में देखा जाए तो प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है वो अपेक्षाकृत बेहतर और श्रेष्ठतम परिभाषा है। बहुत वर्षों तक अर्थशास्त्र की इस परिभाषा को दुनिया के समस्त अर्थशास्त्रियों विद्वानों ने समर्थन दिया, और आज भी जब कभी भी आप अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं तो ये परिभाषा अर्थशास्त्र के ज्ञान का या अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का एक मील का पत्थर है। यानी इसको पार किए बगैर आप अर्थशास्त्र को समझ नहीं सकते। अब आगे चलते हैं अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा के बारे में। आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र भी मानव सभ्यता के साथ लगातार विकसित होता रहा। जैसे जैसे मानव की इच्छाएं कॉम्प्लेक्स होती गईं, जैसे जैसे विकास बढ़ता गया, वैसे वैसे परिभाषा भी बढ़ती गई। इस संदर्भ में कई अर्थशास्त्री हैं, इसमें फर्ग्यूसन हैं, पीटरसन हैं, लेकिन स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर सैमुअल्सन का, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने अभी तक के अर्थशास्त्र की परिभाषा में, अगर मार्शल ने उसे कल्याण से जोड़ा या फिर रॉबिन्स ने वैज्ञानिकता को महत्व दिया, तो उन्होंने इन दोनों का समायोजन किया और बताने की कोशिश की कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानव के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग का ध्यान रखते हैं। अब आप इसे देखेंगे तो इसमें मानव भी है, इसमें अधिकतम संतुष्टि भी है, इसमें सीमित साधनों का उचित प्रयोग भी है। इस तरह से हम देखेंगे तो इसमें विकास की प्रेरणा भी है और मानवीय कल्याण भी है। इस तरीके से यह परिभाषा अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा कहलाती है। लेकिन क्या अब ये परिभाषा यहीं पर आकर रुक जाएगी? मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अर्थशास्त्र का जन्म तो मानव के सभ्यता के साथ हुआ। तो क्या अब ये परिभाषा यहीं पर रुक जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर यह परिभाषा इससे आगे बढ़ेगी। आप देखेंगे कि धन के कारणों से खोज हुई परिभाषा मानवीय कल्याण से जुड़ती हुई, वैज्ञानिकता के रास्ते से गुजरती हुई विकास की दहलीज पर पहुंच गई। लेकिन इसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, वरन आगे यह पर्यावरण और विकास दोनों को महत्व प्रदान करने वाली संपोषणीय विकास केंद्रित अर्थशास्त्र परिभाषित होगा। यानी चाहे वर्तमान में अर्थशास्त्री इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं दुनिया में कि अब अर्थशास्त्र में पर्यावरण भी है और विकास भी है, मानव कल्याण भी है और मानव के विकास की सीमा भी है, चरम सीमाएं भी हैं। इन दोनों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और विकास भी आगे बढ़ता रहे, यह एक विशेष बात है कि हम पर्यावरण को नष्ट करके विनाश को जन्म देंगे, और अगर विकास करेंगे तो कहीं न कहीं पर्यावरण की हानि अवश्य होगी। तो इन दोनों के बीच में एक संतुलन कायम करना वर्तमान अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। तो इस प्रकार आपने यह समझ लिया कि अर्थशास्त्र लगातार
बदलता गया। जो अर्थशास्त्र धन से शुरू हुआ था वो आज विकास और संपोषणीय विकास, या फिर यूं कहें पर्यावरण के साथ विकास पर आकर केंद्रित हो गया। अब आपको मैं उस तरफ ले जाता हूं जहां पर मैंने शुरू में कहा था कि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाए, वाई वन शुड स्टडी इकोनॉमिक्स। ये एक मूल प्रश्न है। मैं अपने विद्यार्थियों से बार बार इस प्रश्न को दोहराता हूं कि अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो इसका उत्तर है कि दुनिया में तब तक अर्थशास्त्र पढ़ा जाता रहेगा, अर्थशास्त्र के नियम तब तक प्रयोग किए जाएंगे जब तक कि ये 4 शर्तें पूरी होंगी। अगर इन 4 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अपूर्ण हो जाती है तो अर्थशास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अर्थशास्त्र के केंद्र में मानव ही है और उसकी इच्छाएं भी हैं, और एक तरफ मानव और उसकी इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ उन इच्छाओं को पूरा करने वाले साधन हैं। तो जब तक मानव की आवश्यकताएं अनंत होंगी तब तक अर्थशास्त्र पढ़ा जाएगा। यदि मानव की आवश्यकताएं सीमित हो जाएं, इच्छाएं सीमित हो जाएं, तो दुनिया में अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी नहीं होगी। अब आप ये विचार कर लें, अगर आप अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, अर्थशास्त्र के नियम नहीं मानना चाहते, नहीं प्रयोग में लाना चाहते, तो अपनी आवश्यकताओं को अनंत से वापस ले आएं, कम कर लें, अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि दुनिया में एक इच्छा, ऐसा लगता जरूर है कि एक इच्छा पूरी हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं इच्छा पैदा हो जाती है। मानव की इच्छाएं हमेशा ही अनंत रहती हैं, इन्हें अनंत से कम नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण है, ये आवश्यकताएं अनंत तो हैं लेकिन इनकी तीव्रता भिन्न भिन्न है। अगर मानवीय इच्छाओं की तीव्रता भिन्न भिन्न नहीं होगी तो भी अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जब सारी इच्छाएं एक जैसी हैं, सारी इच्छाओं की तीव्रता एक जैसी है, तो फिर सारी इच्छाएं एक हो गई ना। फिर चुनाव का प्रश्न ही नहीं होगा। अगर सारी इच्छाओं की तीव्रता एक जैसी हो जाए तो चुनाव का प्रश्न नहीं होगा और अर्थशास्त्र दुनिया में कभी नहीं पढ़ा जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन इच्छाओं को पूर्ण करने वाले साधन सीमित हों, या यूं कहें कि यदि इन इच्छाओं को पूर्ण करने वाले साधन असीमित हो जाएं तो भी अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, दूसरी तरफ उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले जो साधन हैं वह भी असीमित हैं, वह भी अनंत हैं। तो फिर चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। चौथी और अंतिम बात कि जो साधन हैं, यदि इनका प्रयोग एक बार में किसी एक ही इच्छा को पूरा करने में किया जा सकता है तो भी अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो भी चुनाव का प्रश्न नहीं उठेगा। जैसे यदि मान लिया जाए कि पानी केवल पीने के योग्य है, ये सिंचाई के काम में नहीं आ सकता, ये कपड़ा धुलने के काम में नहीं आ सकता, तो अगर ऐसा हो जाए कि पानी केवल एक ही उपयोग में आ सकता है तो भी चुनाव की समस्या नहीं है, चुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि पानी है
तो वो केवल पीने के काम में आएगा। भूमि है, इस पर केवल कृषि किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो भी ये चुनाव की समस्या से समाप्त हो जाएगा, यानी हमें चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां चुनाव नहीं है वहां अर्थशास्त्र नहीं है। भूमि पर केवल खेती की जा सकती है, मकान नहीं बनेंगे, दुकान नहीं बनेंगे, सड़क नहीं बनेगी, पुल नहीं बनेंगे, फ्लाईओवर्स नहीं बनेंगे, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी। यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर फिर अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोगों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देखा और अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाए इसकी जानकारी ली। तो मैं आज इस वीडियो को इस नोट के साथ पूर्ण करना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र तब तक पढ़ा जाएगा जब तक मानव की इच्छाएं अनंत होंगी और साधन सीमित होंगे, साथ ही साथ बहुविकल्पी होंगे। तब तक हमें अर्थशास्त्र अवश्य पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ही यह चुनाव की समस्या आएगी। मित्रों, आज मैंने अर्थशास्त्र को बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कोशिश किया है और आगे भी ये मेरी कोशिश जारी रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में लगभग हर हफ्ते मैं अर्थशास्त्र पर कोई न कोई एक वीडियो लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। आप इसके बारे में प्रतिक्रिया दें। मैं इस बात के लिए भी आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं, आपको कैसा लगा यह ज़रूर प्रतिक्रिया में दें, जिससे मैं इसको सुधार कर सकूं। इसमें कोई कमी है तो इसको सुधारूं। नमस्कार।